हेलो दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के चैनल कृषि संदर्भ में। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इरिगेशन यानी कि कृषि सिंचाई। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था एग्रीकल्चर ड्रेनेज करके कृषि जल निकास। चाहे आप पहले फसल को इरिगेशन कर दीजिए फिर ड्रेनेज करिए, या फिर पहले ड्रेनेज करिए फिर इरिगेशन करिए, दोनों एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? मान के चलिए हम कोई फसल लगाए हुए हैं, अगर हम उस फसल को इरिगेशन सिंचाई कर दिए, ठीक है, सिंचाई किए, उसी समय कुछ ऊपर का पानी आ गया, अचानक से बारिश हो गया, तो हमको ड्रेनेज करना पड़ता है जल निकास। अब हम जल निकास तो कर दिए, फिर 2-3 दिन लगातार धूप निकल आई तो हमारा जो मृदा होता है वो सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। तो उस कंडीशन में अपने को इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम जब कभी भी देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इरिगेशन और ड्रेनेज अब तो साथ ही साथ पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए कि जब हम फसल को इरिगेशन करते हैं सिंचाई, तो अपन को जल निकास भी करना पड़ता है। अगर जल निकास ज़्यादा हो जाए, धूप निकल आए, सूखने लगे ज़मीन, तो फिर अपने को इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। आप जाइए पहले एग्रीकल्चर ड्रेनेज को देखिए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इरिगेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा पिछले वाला वीडियो आया था यूट्यूब में एग्रीकल्चर ड्रेनेज करके, उसमें अपन लोग देखे थे डेफिनेशन, वाई नीड ड्रेनेज, इम्पोर्टेंस फॉर क्रॉप, उनकी मेथड्स क्या क्या है, वो सारा कुछ अपन देखे हैं, ठीक है। जाइए पहले देखिए एग्रीकल्चर ड्रेनेज, फिर हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर इरिगेशन, ठीक है। जो एग्रीकल्चर इरिगेशन है वो भी फसल के लिए महत्वपूर्ण है जितना कि जल निकास है। एक फसल को जितना सिंचाई महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जल निकास, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वह 11वीं-12वीं के हो, कॉलेज के हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, उन सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे बनता है वो सारा कुछ अपन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इरिगेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के अंतर्गत अपन देखते हैं द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर इसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब भूमि में कृत्रिम विधि से जल देने की क्रिया को, जिससे कि भूमि में नमी की उचित मात्रा बनी रहे और पौधों की उचित वृद्धि हो सके, सिंचाई कहलाता है। यानी कि सपोज करिए हमारा कोई ज़मीन है, उसमें कोई फसल लगा हुआ है। अब उस फसल को अपना वृद्धि विकास करने के लिए, जीवित रहने के लिए, खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, ठीक है, उसको 5 सेंटीमीटर जल चाहिए। तो हम अपने कृत्रिम विधि से आर्टिफिशियल एप्लीकेशन के उतना ही जल देंगे जितना उसको ज़रूरत है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे ज़्यादा अपन लोग नहीं देंगे। अगर उससे ज़्यादा जल देते हैं या कहीं से बारिश हो जाती है, उससे ज़्यादा जल हो जाता है, तो अपने को फिर ड्रेनेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? जब तक हम खुद जाके उस फसल को पानी नहीं देंगे तब तक इरिगेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। हम जाएंगे खेत में, खुद से अपन पानी देंगे फसल को, तभी इरिगेशन कहलाएगा। और इतना इरिगेशन देंगे कि उस फसल को जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उतना अपन लोग इरिगेशन देंगे। क्लियर? फिर देखते हैं इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू पार्टियली मीट द क्रॉप यूपो ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। जो अपन इरिगेशन देते हैं वो आंशिक रूप से जो क्रॉप यूपो ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करती है। यूपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो यूपोपोरेशन होता है वह भूमि की सतह से जब पानी का हानि वाष्प के रूप में होता है तो उसको बोलते हैं यूपोपोरेशन, ठीक है, याद रखना है। यूपोपोरेशन यानी जमीन की सतह से, ट्रांसपिरेशन यानी जब पौधे की पत्ती से पानी का हानि वाष्प के रूप में होता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब जब दोनों से पानी का हानि एक साथ हो, जमीन और पत्ती से, तो उन दोनों को मिलाकर बोलते हैं यूपो ट्रांसपिरेशन। क्लियर हुआ? मान के चलिए कहीं बारिश हो गया, हमारा फसल लगा है और कहीं बारिश हो गया, तो उस बारिश को हम सिंचाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंचाई किसको बोलेंगे? जब हम जाके कृत्रिम विधि से जल देंगे पौधों को, तभी सिंचाई कहलाएगा। क्लियर हुआ? सिंचाई क्या होता है? अब आता है कॉजेस ऑफ वाटर नीड फॉर क्रॉप। इसको अपन इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि क्या महत्व है सिंचाई का फसलों के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या महत्व है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, जो हमारा सीड रहता है वो ड्राई अवस्था में रहता है और जो उसका ऊपर का लेयर होता है सीड का, वो हार्ड होता है। सबसे पहले उसको जर्मिनेशन होने के लिए जो अपने मृदा में उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए, ठीक है।
जब तक उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगा, हमारा सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। और जब सीड ही जर्मिनेशन नहीं होगा तो हम फसल का जो आर्थिक उद्देश्य का भाग है वो ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जो हमारा यील्ड है, यील्ड देखिए क्या बात है, हमारा पौधा ही जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पानी है, सिंचाई है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक बीज के लिए और फसल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट है, पौधों का लगभग 80 से 90% भाग जल का होता है, जो अंत में रासायनिक रूप में पौधों का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, जो पौधे का अधिकतर भाग होता है जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, जो हमारा ग्रेन्स हो गया, बाली हो गया, वो सारा कुछ होता है उसमें 80-90% जल होता है। ठीक है, फिर सेकंड आता है पौधों का जो प्रोटोप्लाज्म होता है में 90% जल पाया जाता है। ठीक है, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। जो प्लांट सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 90% जल पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है पानी पोषक तत्वों के लिए घोलक व वाहक कार्य करती है। इससे क्या मतलब है, जब भी हम मृदा में एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी जो भी हम देते हैं खाद, ठीक है, पोषक तत्व, उसको जो पानी होता है, सिंचाई होता है, जल, वो घुलने का कार्य करता है। मान के चलिए हम कुछ है डीएपी वगैरह दे दिए जमीन में, ठीक है, अब उसको पौधे पूरे भाग तक कैसे पहुंचाएगी, तो जल होता है, वह घुल के जल के साथ जो रूट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर कुछ पत्ती तक पहुंचा देती है, ऐसे करके वो घोलक का कार्य करते हैं, वाहक का कार्य करती है। इससे क्या मतलब है, जो हमारा पौधा होता है, ठीक है, उसके ऊपरी भाग में पत्तियां होती है, उस पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल में होता है वो सूर्य की उपस्थिति में अपने जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, कहा जाए तो खाना का निर्माण करती है। अब वो पत्ती पे तो बन गया, अब उसके सारे भाग में पहुंचाना है। ठीक है, तो कौन पहुंचाने का कार्य करता है, वो पानी के जरिए ही पहुंचता है एक भाग से दूसरे भाग तक। क्लियर हुआ। फिर आता है पौधे के हरे भाग, पानी के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट निर्माण करती है। जो हमारा हरा पौधा है, आप सभी लोग देखे होंगे, जानते ही हैं, हरा पौधा है उसमें क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ठीक है, अपने खाने का निर्माण करती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए महत्व है। जो महत्व है, जब तक पौधा ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा तब तक वह बाली नहीं बनाएगा। जो हमारा आर्थिक उद्देश्य की भाग है बाली, जिससे अपन लोग बीज लेते हैं, वही नहीं बन पाएगा। ट्रांसपिरेशन होना बहुत ही जरूरी है। और जितना हम पौधे देते हैं उसमें से 90.99% वो ट्रांसपिरेशन कर देता है। केवल वो 0.01% या 0.1% ही अपना वो बाली बनाने में उपयोग करते हैं, बाकी सारा पानी वो ट्रांसपिरेशन कर देता है। क्लियर हुआ। फिर आता है मृदा सुधारक के रूप में भी पानी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, मान के चलिए हमारा कोई मृदा है वो साल्टी मृदा है, तो अगर हम उसमें सिंचाई करते हैं तो जो साल्ट है वो पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुलने के बाद वह रूट जोन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, जिसे जो साल्ट मृदा है वो घुल कर पानी में रूट जोन से नीचे चला जाएगा। इस प्रकार अपन मृदा सुधारक का कार्य कर सकते हैं सिंचाई से। फिर आता है फसलों को पाले और लू से बचाने के लिए खेतों में सिंचाई करना आवश्यक है। आप लोग देखते हो जब गर्मी का दिन आता है, बहुत तेज गर्म हवा चलती है, तो जो उनके पत्ती होते हैं उनसे अधिक मात्रा में ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, तो अपने को जल्दी जल्दी इरिगेशन देना पड़ता है, जिससे कि जो लू है, जो गर्म हवा है, वह मेंटेनेंस रखता है पौधे को। ठीक है, उसको हीट होने नहीं देता है, पौधे को जो है गर्म होने नहीं देता है। फिर आता है दीमक जैसे हानिकारक कीटों को नष्ट करने के लिए सिंचाई करना आवश्यक है। ठीक है, जो टर्माइट है, दीपक है, उसको अपन सिंचाई करके नष्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा नीड्स ऑफ इरिगेशन। आखिर हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, हम क्यों सिंचाई करते हैं, इससे बहुत से रीज़न है। जैसे कि हमारे देश में 1194 मिलीमीटर वर्षा होती है, अगर सेंटीमीटर बोला जाए तो 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो भी असमानता देखी जाती है। हम बोलते हैं खरीफ सीजन में इतनी वर्षा होती है, लेकिन नहीं होती। कभी खरीफ सीजन निकल जाता है, जितना वर्षा होना चाहिए उतना नहीं होता। रबी सीजन में निकल जाता है, कुछ वर्षा जो रहता है वो रबी सीजन में हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि जो हमारा बारिश है वो 400 मिलियन हेक्टेयर तो होती है, लेकिन उसमें से बहुत सारा पानी है जो रन ऑफ हो जाता है, कुछ है जो तुरंत इवोट्रांसपिरेशन हो जाता है, कुछ है जो सॉइल सरफेस के नीचे चला जाता है। इसको अपन वाटर बजट में देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नीड ऑफ इरिगेशन, कि हमें एक फसल को सिंचाई की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या क्या आवश्यकता है। पहले देखते हैं लैक ऑफ वाटर रिटेन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी में पानी धारण शक्ति करने की कमी होती है। मान के चलिए कोई मिट्टी है, कोई सतह है, जमीन है, कोई भूमि है, जहाँ पे हम फसल लगाए हैं। ठीक है, अब वो जो हमारा भूमि है, जमीन है, वो सूख गया है, और अचानक से वहाँ पे पानी हो जाए, बारिश हो जाए अधिक मात्रा में, तो क्या होता है, हमारा जो शरीर का ऊपरी परत होता है वो पानी के साथ बह के
एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, ठीक है। या तो कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, कुछ परकोलेशन हो जाता है, कुछ इवोपोरेशन हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन परकोलेशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, सिंपल है, ठीक है। ये सारा कुछ देखने के लिए अपने को जो रेतीली जमीन होती है उसमें देखने को मिलता है। क्या होता है, जो रेतीली जमीन होता है उसका जो कण का साइज होता है वो बड़ा होता है, और हमेशा जो बड़ा कण का साइज होता है वहाँ पे वायु मिलता है, और जहाँ पे छोटे कण का साइज होता है वहाँ पे जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सॉइल होता है जिसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, जैसे कि रेतीली मिट्टी, ठीक है। जो रेतीली मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। क्लियर हुआ, इसलिए अपने को इरिगेशन करना आवश्यक होता है। फिर होता है सेकेंड, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर। कहने का मतलब ये है कि जो हम फसल लेते हैं, ऐसे अपन कुछ फसल है जिसको अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि है अपने पास धान, आलू, बरसीम। ये तीनों फसल ऐसे हैं जिसको को अधिक मात्रा में पानी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम केवल बारिश पर ही डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर अपन लोग ये 3 फसल लगाते हैं तो और भी बहुत सारे फसलें हैं, लेकिन अपन मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब वर्षा का असमानता। असमानता से क्या मतलब है, हमारा जो वार्षिक वर्षा है देश का वो 112 सेंटीमीटर है, और मिलीमीटर में 1194 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन देश के विभिन्न भाग में होने वाली वर्षा में भारी असमानता होती है। कहा जाए तो मान के चलिए इतना बड़ा भारत है, कहीं पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, तो कहीं पर 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कहने का मतलब होती है, एक स्थिति ऐसा आता है कि बाढ़ हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, एक स्थिति ऐसा आता है कि पूरा अकाल सूखा पड़ जाता है। इसलिए अपने को अकाल से बचाने के लिए इरिगेशन करना बहुत ही जरूरी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता से क्या मतलब है कि हम बोलते हैं कि 1 जून से मानसून आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी मानसून बहुत लेट हो जाता है। ऐसा जैसे हमारा जो खरीफ सीजन का फसल होता है जून में आना चाहिए, जुलाई अगस्त निकल जाता है। जुलाई अगस्त में कभी कभी बारिश होती है, मानसून आती है, तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें इरिगेशन करना होता है। जो हम फसल लगाए हैं जिसकी सोइंग डेट 15 जुलाई है, 15 जून है ना, और कहीं उस स्थिति में मानसून नहीं आया तो हमें अपने को इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल का यही मतलब है, वर्षा की अनियमितता। क्लियर हुआ। फिर आता है ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज का मतलब है कि शुष्क क्षेत्र में वर्षा कम होती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में अगर वर्षा हो भी जाए तो वहाँ का जो तापमान रहता है वो बहुत तेज होता है, और तेज होने के कारण जो थोड़ा बहुत बारिश होता है उसको जो भूमि है, जमीन है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, ठीक है। जैसे कि हम राजस्थान क्षेत्र में देखते हैं, अगर वहाँ तापमान बहुत पड़ती है, अगर वहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो भी जाए तो जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, उसको जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। इसलिए अपने को उस स्थानों पर इरिगेशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है अपने पास ग्रोइंग कॉस्टली क्रॉप। कुछ ऐसे कॉस्टली क्रॉप अपन लोग उगाते हैं जिसके लिए अपन लोग को इरिगेशन करना बहुत ही जरूरी है, महत्व रखती है। अपन वर्षा के जल पर डिपेंड नहीं रह सकते, जैसा कि गन्ना है, सब्जियां हैं, तिलहन है, आलू है, बहुत सारे ऐसे अगर कॉस्टली क्रॉप है जिसको अगर हम लगा रहे हैं तो उचित हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, और समय समय पर अपन लोग को सिंचाई करना ही चाहिए, ठीक है। फिर आता है अपना सेकेंड पॉइंट, एडॉप्शन ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। कहने का मतलब होती है अगर हम सघन फसलें उगाते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग, सघन फसलें या मल्टीपल यानी होता है बहुमंजिलीय, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टी स्टोरेज, तो जब तक हमारे पास सिंचाई का साधन नहीं है हम इंटेंसिव और मल्टीपल क्रॉपिंग कर ही नहीं सकते, हम वर्षा पर डिपेंड रह ही नहीं सकते। सघन प्रणाली का मतलब क्या, सघन खेती से मान के चलिए हम खरीफ सीजन है, एक हमारे पास जमीन है, उसमें अगर हम 2-3 क्रॉप ले रहे हैं तो उसके लिए अपने को इरिगेशन व्यवस्था होनी चाहिए। मान के चलिए अगर जिस समय अपने को पानी चाहिए उस फसल को, कहीं बारिश नहीं हुई तो अपने को इरिगेशन करना ही होगा, ठीक है। इसलिए अपने को इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा भूमि होता है, खेत होता है, वहाँ पे अगर कुछ पैडी स्ट्रॉ वगैरह पड़ा है, कुछ ठूंठ वगैरह है, उसको सड़ाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जब तक वो अच्छे मात्रा में सड़ जाएगी, जो हमारा डिकम्पोजिशन है, ऑर्गेनिक मैटर जब बन जाएगा वो, तो अच्छे खासे में उसमें स्विंग रेशो मिलता है, जो पौधों की वृद्धि विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि क्यों आवश्यकता पड़ती है फसल को सिंचाई की। तो ये सारा कुछ है, पॉइंट देख लीजिएगा, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। देखते हैं भाई वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाई अ क्रॉप फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स सोइंग अप टू द पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग। कहने का मतलब ये है कि हम जिस दिन से उस जमीन में बीज की बुआई किए हैं
और जिस दिन अपन लोग फसल हार्वेस्ट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जितना पानी हम उस पौधे को देते हैं उसको बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, मान के चलिए खरीफ सीजन है, हम कोई फसल है उसको 20 जून को सोइंग किए। ठीक है, अब 20 जून को सोइंग कर लिए, अब मान के चलिए वो दिसंबर में अगर ऊपर हार्वेस्टिंग करें। ठीक है, कोई फसल लगा है 20 जून को और दिसंबर में उसका हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उन बीच में दो तीन महीने का गैप है, उस बीच में जितना भी पानी हम उस पौधे को देते हैं वो सारा कुछ क्या कहलाता है, वाटर रिक्वायरमेंट कहलाता है। या तो हम इसको ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ यानी कि ड्राई मैटर बनाने के लिए पौधे द्वारा जितना किलोग्राम पानी या जितने लीटर पानी वह वाष्प करता है, क्या करता है, ट्रांसपीरेशन करता है, उसको बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मान के चलिए कोई फसल लगी हुई है, अगर उसको 1 केजी ड्राई पदार्थ शुष्क मैटर बनाने में अगर वो 5 लीटर पानी लेता है तो उसको बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आप इसका फार्मूला देख लेते हैं। WR का मतलब होता है वाटर रिक्वायरमेंट, IR का मतलब होता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ER का मतलब होता है इफेक्टिव रेनफॉल, S का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, हम कौन से सिस्टम से कौन सी चीज से इरिगेशन कर रहे हैं, इफेक्टिव रेनफॉल कितना रेनफॉल हुआ है, और इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट उस फसल को कितना सिंचाई की आवश्यकता है, इसको बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। हम कुछ फसलों की एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन सी फसल है उसको कितने कितने मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जितना भी डाटा वह सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पहला आता है हमारा राइस में मिलते हैं अपन 143 से 250 सेंटीमीटर वाटर चाहिए। ठीक है, फिर आता है वीट, सोरघम, सोयाबीन, इन तीनों फसलों को चाहिए 45 से 65 सेंटीमीटर वाटर। ठीक है, फिर आता है मैज, ग्राउंड नट, इन दोनों फसलों को चाहिए 50 से 80 सेंटीमीटर वाटर। फिर आता है शुगर केन, इसको चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर। फिर आता है कॉटन, इसमें आता है 70 से 130 सेंटीमीटर। फिर आता है पोटैटो, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, रट लेना जो इसका एग्जांपल है कौन से क्रॉप को कितना वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए सेंटीमीटर में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो उसके फार्मूला भी पूछ लेता है। क्लियर। अब अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, मतलब फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला आता है टेम्परेचर। सीधी सी बात है भाई, जितना अधिक वायुमंडलीय में तापमान रहेगा उतना ही ज्यादा एक पौधे का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कोई पौधा लगा हुआ है, कोई फसल लगी हुई है हमारी खेत में, अब वहां पे अधिक मात्रा में तापमान हो जाए तो जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ही मात्रा में यूपो ट्रांसपीरेशन होगा, मतलब पत्ती से भी जल का वाष्प के रूप में हानि होगा और मृदा की सतह से। तो इन दोनों को बचाने के लिए उन फसलों की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है और हमें कंटिन्यू सिंचाई करना पड़ता है। क्लियर हुआ। और फिर जो ये टेम्परेचर वाला किस्सा है वो गर्मी में देखने के लिए मिलता है कि उसमें धूप बहुत तेज होता है, पानी बहुत कम होता है। ठीक है, बरसात भी कभी कभी होता है, तो इस स्थिति में अपने को इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है अगर हमारा वातावरणीय जो एटमॉस्फेयर अगर ठंडा रहे तो अपने को वाटर के जो रिक्वायरमेंट उस फसल को बहुत कम रहेगा। ठीक है, रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। अगर मान के चलिए जो बोलते हैं अपने को उमस टाइप का लग रहा है, ठीक है, उमस जैसे अगर कुछ हुआ तो उस फसले की जो ट्रांसपीरेशन रेशियो है बहुत ज़्यादा होगा, और जब ट्रांसपीरेशन होगा तो अपने को वाटर रिक्वायरमेंट उस फसल की बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में भी अपने को इरिगेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है एक प्रकार से अफेक्ट डालता है इसको फसल के ऊपर। ठीक है, फिर आता है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जितना तेज हवा चलेगा उतना ही ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उस फसल को। ठीक है, जितना ही तेज हवा होगा उतना ही अपने को सिंचाई करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए जो विंड वेलोसिटी है उससे बचने के लिए अपने को इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो उसका तापमान है उस पौधे का, अपन उसको इरिगेशन देकर सिंचाई देकर उसको कूल रखेंगे, मतलब समार रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप का क्या मतलब है, कुछ ऐसे फसल होते हैं ठीक है, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसकी जल मांग बहुत अधिक होती है, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसकी जल मांग बहुत कम होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्रॉप है जिसकी जल मांग अधिक होती है। तो अधिक किसी किसी होती है धान की, अरबी की, आलू की, बरसीम की, गन्ना की, ये जितने भी फसल है उनकी जल मांग अधिक रहती है। ठीक है, अब देखते हैं जो जौ, चना और ज्वार होती है, सरसों, इसकी जल मांग कम होती है। ठीक है, तो अपन टाइप्स ऑफ क्रॉप भी हो जाता है। कुछ क्रॉप ऐसे होता है जिसकी जल मांग ज्यादा होती है, मतलब उसको पानी अपन लोग को देना ही पड़ता है। कुछ ऐसे फसल होता है जिसकी जल मांग कम होती है, उसको अपन लोग कम पानी देते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, मान के चलिए अगर हमारे पास कोई चिकनी मिट्टी है तो उसकी जो जल धारण क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। अगर अपन इरिगेशन दे तो अच्छा खासा उसमें जल
धारण करने की क्षमता होती है उस मिट्टी की। अगर कहीं पर बलुई है, रेतीली मिट्टी है, अगर उसमें हम इरिगेशन दे तो बहुत जल्दी एक समय के बाद जो जल होता है वो भूमि के नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब उसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है बहुत ही कम होती है रेतीली जमीन की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल भी बहुत है कि अफेक्ट डालता है वाटर रिक्वायरमेंट में, ठीक है। फिर आता है सेलिनिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। मान के चलिए कोई मृदा है, अगर वह मृदा साल्ट है तो उस साल्टी मृदा को सुधारने के लिए अपने को अधिक मात्रा में इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। जिससे कि जो साल्ट है वो पानी के साथ घुल जाए और लीचिंग हो जाए। लीचिंग क्या होता है, जब साल्ट और न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जल के साथ घुलकर रूट जोन के नीचे चला जाए, उसके बोलते हैं अपन लोग लीचिंग, ठीक है। तो यह एक फैक्ट डालता है कौन, सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। जितना ज्यादा साल्ट रहेगा उस मृदा को सुधारने के लिए हम अधिक मात्रा में पानी डालेंगे, तो जिससे अपना जो साल्टी मृदा है वो सुधार होगा। इसके लिए अपन लोग इरिगेशन करते हैं। फिर आता है लीफ साइज। लीफ साइज का सीधा सीधा ही मतलब है कि जितना बड़ा लीफ रहेगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, और जितना लीफ कम चौड़ाई का रहेगा, कम साइज का रहेगा, उतना ही कम ट्रांसपीरेशन होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनका लीफ बड़ा होता है, जैसे कि अरबी, केला, भिंडी, पालक। इन फसल के जो लीफ होता है वो चौड़ा होता है, जिनसे ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है। इन फसलों को अपन लोग अधिक मात्रा में पानी देते हैं। फिर कुछ फसलें आते हैं जिनकी जो लीफ की साइज है वो कम होती है, जैसे कि चना, मसूर, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो लीफ साइज भी एक इफेक्ट डालता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में। फिर आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है वाटर रिक्वायरमेंट में। कैसे, हम किस विधि से सिंचाई कर रहे हैं उस फसल को, यह एक इम्पोर्टेंस है। कैसे, मान के चलिए हमारे पास कोई जमीन है, अगर उस जमीन में हम फ्लड विधि, बाढ़ विधि से अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो क्या होता है, कहीं पर पानी ज्यादा भर जाता है, कहीं पर पानी पहुंचता ही नहीं है, या कहीं पे अपन देखते हैं जो पानी की असमानता होती है, जितना मतलब चाहिए वहां पानी मिलता नहीं है। एक ऐसा जो गड्ढा रहेगा, ठीक है, वहां पे पानी ज्यादा बढ़ जाएगा। मान के चलिए कोई जमीन है वो हल्का ऊपर है तो वहां पानी पहुंचता नहीं है। तो एक जो मेथड है इरिगेशन का वो फैक्टर डालती है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में, ठीक है। इसलिए अपने को ड्रिप इरिगेशन या अपने को स्प्रिंकलर विधि या अपने को चेक बेसिन, ये सारा कुछ अपनाना चाहिए। क्लियर हुआ, हम मेथड भी देखेंगे आगे। क्लियर हुआ क्या का कौन कौन से फैक्टर्स है जो वाटर रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो सारा कुछ है। फिर देखते हैं क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप और वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब पौधे का जीवन चक्र में, ठीक है, 4 साल की अवधि में 1, 2, 3 टाइम ऐसा आता है उस पौधे के लिए जब जब उसमें वाटर उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर उस स्थिति में अगर वाटर उनको नहीं मिले, सिंचाई अगर हम लोग नहीं किए, तो जो हमारा फसल है वहीं से 50% की उत्पादन कम हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए हमें सुबह 10 से 10:15 के बीच में भूख लगती है, ठीक है। 15 मिनट जो हमें भूख अच्छी लगती है, अगर उस टाइम में मिले तो हम अच्छा खासा खा लेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अपने को खाने को 10:30 बजे मिले, 11 बजे मिले तो हम तो खाएंगे, लेकिन जितना मात्रा में अपन वो 10 से 10:15 के बीच में खाते उतना तो नहीं खा पाएंगे ना। या तो ऐसा एक समय आता है कि अपने को टाइम ही मिलता है तो अपन खाते भी नहीं है। तो वैसे फसल के लिए भी होता है। फसल के जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब उसको फसल जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मतलब उस स्टेज में अपने को पानी देना ही पड़ता है उस फसल को, ठीक है। अगर उस स्टेज में पानी मिल जाए फसल को तो अपने को 100% वो यील्ड देता है। क्लियर हुआ। तो देखते हैं इन दिस स्टेज वाटर रिक्वायरमेंट मैक्सिमम इन क्रॉप, ठीक है। यह एक ऐसा स्टेज है, यह एक ऐसा स्थिति है जहां पर उस क्रॉप को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंस एंड फार्मर जनरली यूज्ड दिस मेथड, दिस अप्रोचेस। यह एक महत्वपूर्ण है फसल के लिए, ठीक है। कौन सा, ये क्रिटिकल स्टेजेस, और जनरली फार्मर को यही अप्रोचेस अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है पौधे के जीवन में कुछ ऐसे समय आता है जबकि उनकी जल मांग सर्वाधिक होती है। वही है मैं जो बता दिया। अगर मान के चलिए जैसे गेहूं की फसल लगाए हुए हैं, तो हम गेहूं के जिस दिन से बुवाई करते हैं उसके दिन से अगले 21 दिन के बाद एक CRI आता है, क्राउन रूट इनिशिएशन। उस स्टेज में अगर हम पौधे को पानी दे दिए, सिंचाई कर दिए, तो वहीं से अपना जो उत्पादन है वो 100% हो जाएगा। अगर उस स्टेज में नहीं मिला तो फिर उसके अगले 20-25 दिन बाद एक और स्टेज आता है, उस स्टेज में दे तो भी अपने को यील्ड मिलेगा। तो ऐसा एक स्टेज आता है जब पौधे की जल मांग मैक्सिमम रहती है। ऐसे स्थिति को अपन लोग जल मांग का संकट काल कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ कुछ फसल है क्या क्या कौन कौन सा स्टेजेस है। जैसे कि राइस में पेनिकल इनिशिएशन, जब बाली बननी स्टार्ट होता है, अगर उस समय अपन सिंचाई करें धान के खेत में तो वहां से अपने को यील्ड पूरा 100% मिलेगा। फिर आता है वीट, गेहूं, इसमें 3 स्टेजेस है। अगर CRI में नहीं कर पाए 21 दिन बाद बुवाई के तो अपन ज्वाइंटिंग में कर लेंगे, ज्वाइंटिंग में नहीं कर पाए तो मिल्किंग में कर लेंगे। CRI को बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, ये 21 दिन बाद आता है बुवाई के, ठीक है।
फिर आता है मेज, इसमें आता है सिल्किंग और टेस्लिंग, ठीक है, नर और मादा पुष्प के समय। फिर आता है ग्राउंड नट, इसमें आता है पेगिंग एंड पोड फॉर्मेशन। क्या होता है जब पेगिंग होता है, उसका जो एक ऊपर का कवर बनने लगता है, ठीक है, कवर जिसके अंदर फली रहता है वो बनते समय, और पोड फॉर्मेशन जो फली बनता है उसके समय अगर इरिगेशन दे तो ग्राउंडनट का जो उत्पादन है वो 100% मिलेगा। फिर आता है पल्सेज, जितना भी दलहनी फसलें है उसको प्री फ्लावरिंग एंड पोड फॉर्मेशन, मतलब फूल आने के पहले और फली बनते समय अगर हम सिंचाई करें तो अपना जो उत्पादन है वो 100% मिलेगा। फिर आता है शुगर केन फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है, जो शुगर केन का उसका फॉर्मेटिव स्टेज में अपन लोग सिंचाई करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन वहीं से पूछता है, वाटर रिक्वायरमेंट को याद कर लेना, कौन कौन से क्रिटिकल स्टेजेस है वो याद कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें से कुछ कुछ ऐसे है पॉइंट्स जिससे से अपन लोग वाटर लॉसेस भी बोल सकते हैं। जैसे इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे ही बारिश होता है, ठीक है, हमारा सॉइल है, बारिश हुई, जैसे ही बारिश का बूंद सॉइल में पड़ा वो सीधा अंदर चला गया सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। मतलब फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट एंट्री होती है वाटर का, किसमें, जमीन, कहाँ से, वायुमंडल से, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। या तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इट ऑकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल, कहने का मतलब है कि वह जो हमारा मृदा रहेगा वो एकदम से ड्राई, सूखा हुआ रहेगा, उस स्थिति में जो फर्स्ट एंट्री होगा वाटर को उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्लियर हुआ? सेकंड आता है परकोलेशन, यह डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन। जो डाउनवर्ड है, नीचे की सतह की ओर देखना, हमारा जो ऊपर की सतह उसके बाद नीचे की ओर ऐसे गीला होते जाता है, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन। इनफिल्ट्रेशन हो गया। अब एक ऐसा समय आएगा जब भूमि की ऊपरी सतह पर जल भर जाएगा, उसके बाद वह नीचे की ओर ऐसे गीला होते होते जाएगा, उसको बोलते हैं परकोलेशन। ये होते हैं सैचुरेटेड सॉइल में, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा जमीन है वो पूरी तरह से पानी से सैचुरेट हो गया, फुल फिल हो गया, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो गया, तब एक कंडीशन आएगा जब पानी नीचे की ओर बहना स्टार्ट हो जाएगा या उसका जो मॉइस्चर है वो नीचे की ओर जाने लगेगा, उसको बोलते हैं परकोलेशन, ठीक है। जो इसका मूवमेंट होता है परकोलेशन का वो वर्टिकल होता है, ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो सीधा जाता है, वर्टिकल जो क्षैतिज जाता है, मतलब तिरछा जाता है, कहा जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर आता है सीपेज। सीपेज क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर बिलो द ग्राउंड, ये जमीन के सतह होता है और इसका जो फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। वाटर लॉसेस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनल इन मेनली ड्यू टू सीपेज। जहाँ पे अपन लोग इरिगेशन करते हैं तो देखते हैं वहां से, मान के चलिए हमारे पास 2-3 फील्ड है, तो कहीं अपन बीच वाले फील्ड से इरिगेशन कर रहे हैं तो देखते हैं कभी कभी आइट साइड वाले फील्ड में हल्का नमी की मात्रा आ जाती है दूसरे फील्ड में, उसी को बोलते हैं सीपेज। या अपन सबसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिस किसी के जमीन नहर के पास है तो नहर का जो पानी सीपेज होकर खेत में आ गया रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लोग सीपेज। फिर आता है रन ऑफ। रन ऑफ जो होता है वह सॉइल सरफेस के ऊपर बहने वाला है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लो इसका भी होता है, सॉइल सरफेस के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, जब एक्सेस वाटर फ्रॉम प्रिसिपिटेशन दैट मूव आउट ऑफ द फील्ड एंड फाइंड बाय टू रिवर लॉक्स लोकेशन। क्या होता है, जब हमारा जमीन पूरा तरह से जलमग्न हो जाता है, जब उसमें इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, परकोलेशन हो जाता है, सीपेज हो जाता है, जब सारा कुछ हो जाता है, माइक्रो और मैक्रो स्पोर जब भर जाता है, तब रन ऑफ की कंडीशन स्थिति पैदा होती है, ठीक है। जिससे कि जो हमारा खेत है उसके ऊपर से पानी भरने लगता है और यह जाके कहीं नदी पे, कहीं नाले पे, कहीं समुद्र पे ऐसे जाके वो मिलता है, इसको बोलते हैं रन ऑफ। फिर आता है लीचिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड साल्ट फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर। मतलब कोई जमीन है वहां पे पानी भरी हुई है तो उस पानी में साल्ट और न्यूट्रिएंट्स घुल करके नीचे की ओर मूव होकर के रूट जोन के नीचे चला जाना ही लीचिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, समझ में आ जाएगा। ये प्रिसिपिटेशन, बारिश हुई, फर्स्ट जो एंट्री हुआ उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्लियर हुआ? डायरेक्ट एंट्री ऑफ वाटर, इनफिल्ट्रेशन। फिर आता है परकोलेशन। जब इनफिल्ट्रेशन की क्रिया पूरी हो जाएगी तब परकोलेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। परकोलेशन ये देखिए होना स्टार्ट हो जाएगा, परकोलेशन होगा तो इनफिल्ट्रेशन हो गया, परकोलेशन। अब सीपेज, जब दोनों हो जाएगा तो सीपेज देखने को मिलता है। क्या होता है, जब दूसरे खेत में या आसपास के खेत में देखते हैं कि नमी की मात्रा पहुंच जाती है तब सीपेज होता है। सीपेज के बाद फिर आता है इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज। अब फिर होता है रन ऑफ। जब ये तीनों क्रिया हो जाती है, जब हमारा जमीन है वो जलमग्न हो जाता है, तब ऊपर सरफेस से, सॉइल की ऊपरी सतह से जो हमारा पानी होता है वो भरने लगता है, उसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। तो ये जो रन ऑफ है और सीपेज है वो जाके किसी नदी नाले
या कहीं कुछ तालाब है वहाँ जाके मिलता है। क्लियर हुआ। फिर लीचिंग होता है। लीचिंग क्या होता है? ये अपना कोई ऊपरी सतह है, ठीक है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, हमारी फसल लगी हुई है, यहाँ पे अगर लोग आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ये मृदा कोई साल्ट है, ठीक है, तो ये दोनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है और साल्ट है, वो जल में घुल करके ये नीचे चला जाएगा। मान के चलिए यहाँ तक हमारा रूट जोन है, ठीक है, उस रूट जोन के नीचे तक चला जाएगा, उसको बोलते हैं लीचिंग। क्लियर हुआ। इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज, रन ऑफ लीचिंग, ट्रांसपीरेशन, यूपोपोरेशन, यूपो ट्रांसपीरेशन, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। किनका कैसा फ्लो है, कौन कैसा सेक्शन में आता है, वो सारा कुछ रट लेना, यहीं से पूछा जाता है। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में और पसंद में आया होगा, तो अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। जो इरिगेशन का मेथड है, ठीक है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें अपन लोग मेथड्स देखेंगे और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। क्लियर हुआ। जैसे कि कोर वाटर क्या होता है, डेप वाटर क्या होता है, पेल्को क्या होता है, सारा कुछ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।